हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आईपीसी से है, जिसमें हम आज क्लियर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम अंडर इंडियन लॉ, कंप्लीशंस ऑफ ऑफेंस और कुछ सेक्शंस भी देखेंगे जो कि हैं 308, 309, 307, 393 और 511। ये सभी सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं आईपीसी में। और साथ ही में कुछ देखेंगे क्वेश्चंस, जी हाँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि ऐसे पूछे जा सकते हैं। मैंने 4 आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं कि इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये रहे इंग्लिश में, मैं एक बार सारे क्वेश्चंस हिंदी में रिपीट कर देती हूँ। पहला है, अपराध की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। सेकंड है, अपराध की परिभाषा दीजिए। अपराध किए जाने की कौन सी अवस्थाएं होती हैं। चेष्टा का गठन करने के लिए क्या बात आवश्यक है। तीसरा है इसका, अपराध की विभिन्न परिभाषाओं की समीक्षा कीजिए तथा अपराध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। चौथा है, अपराध के कौन कौन से तत्व हैं भारतीय विधि के अनुसार, इनमें से कौन कौन से दंडनीय हैं, उदाहरण सहित उत्तर दें। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस बता दिए। ऐसे पूछे जाएंगे, टॉपिक यही रहेंगे। अगर सब में से थोड़ा थोड़ा करके भी आप लिखेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा जो कि 30 मार्क्स का होता है। बहुत ही ईजिली आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे टॉपिक के साथ साथ हम अपने डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन है पहला, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। ओके, अपराध की परिभाषा। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती। सामान्य अर्थ में अपराध प्रत्येक ऐसा कार्य या कार्यलोप है जिसमें करने या ना करने पर समाज को आहत पहुंचता हो और उस समय लागू विधि द्वारा दंडनीय हो। अतः अपराध के लिए निम्नलिखित 2 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, ऐसा कार्य या भूल जो समाज को आघात पहुंचाता हो। दूसरा, वह आगत किसी प्रचलित विधि द्वारा दंडनीय हो। ओके, अपराध की उक्त परिभाषा पूर्ण नहीं की जा सकती, अतः इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत जानना आवश्यक है। तो आपके लिए मैंने इसमें 3 से 4 इसमें एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन के अनुसार अपराध वे अविधानिक कार्य है जिसके सिद्ध होने पर न्यायालय अपराधी को दंड देता है तथा जिनके केवल राज्य ही अपेक्षाकृत क्रम दंडनीय घोषित कर सकता है। दूसरा है मिलर के अनुसार अपराध वह कार्य या अकार्य है जिसे राज्य अपने नाम से चलाई गई किसी प्रक्रिया द्वारा दंड की चेतावनी के साथ करने से रोकता है या आदेशित करता है। तीसरा है पैटर्न के अनुसार, अपराधों में राज्य का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह हस्तक्षेप न्यायिक कार्यवाही और न्यायिक कार्यों दोनों में होते हैं। अब इनमें से किसी का भी मत अगर पूछा जाए आपसे, चाहे वो ऑस्टिन हो, मिलर हो या पैटर्न हो, आप किसी का भी लिख के आ सकते हैं। मैंने आपको तीनों बता दिए। चलिए आते हैं एसेंशियल्स पे। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। ठीक है, अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के गठन के लिए अग्रलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। 7 है इसमें, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहला है यह कि अपराध करने में कम से कम एक व्यक्ति विद्यमान था। अपराध में अपराध करने की क्षमता थी। अपराध दुराशय से
प्रेरित होकर किया गया था। अपराध किसी निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति हेतु किया गया था। वह दृश्य किसी कार्य द्वारा भ्रमर रूप से प्रकट था। अपराध समाज के लिए क्षतिकारक था और कार्य किसी लागू विधि में अंतर्गत दंडनीय था। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय विधि के अंतर्गत अपराध यानी कि क्राइम अंडर इंडियन लॉ। देखिए, ये मैं लाइन से आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्राइम अंडर इंडियन लॉ, यद्यपि अंग विधि में अपराध के पूर्ण होने के लिए उक्त तत्वों का होना आवश्यक है, किंतु भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध में उक्त तत्वों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक अपराध के आवश्यक तत्व उस अपराध की परिभाषा में ही निहित कर दिए गए हैं, जैसे जानते हुए आशय, बेईमानी से और कपटपूर्ण ढंग से आदि, अकुम कार्य या भूल आदि किसी अपराध विशेष की परिभाषा के अनुकूल होता है तो उसे अपराध की संज्ञा दे दी जाती है या अन्यथा नहीं। इसलिए भारतीय दंड संहिता में कहीं भी अपराध के आवश्यक तत्वों का अलग से वर्णन नहीं किया गया है तथा अपराधी विचार यानी कि मेंस रिया जैसी अवसाधारण का भी यह कोई स्थान नहीं है। फिर भी सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि किसी अपराध के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, किसी कार्य या कार्यालोक का किया जाना। अपराध का सर्वप्रथम आवश्यक तत्व किसी कार्य का किया जाना तथा किसी कार्य का न होना या कार्य के तत्पश्चात ऐसे कार्य में जो कानून द्वारा वर्जित है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी सीमा विशेष में अवरुद्ध करता है तो वह दोष परिरोध का दोषी माना जाएगा, क्योंकि कानून किसी भी व्यक्ति को सुरक्षापूर्वक ऐसा करने से मना करता है। इसी प्रकार किसी ऐसे कार्य को न करना भी अपराध है जिसे करने के लिए वह कानून ना बाध्य है, अतः दोनों ही प्रकार के कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, अपराधी का सक्षम होना। देखिए, सक्षम होने से तात्पर्य कानूनी क्षमता से है। एक व्यक्ति शारीरिक या भौतिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हो सकता है, किंतु वही व्यक्ति कानून के रूप से सक्षम नहीं माना जाता। ओके, उदाहरण के लिए 7 वर्ष से कम आयु का शिशु किसी व्यक्ति को हानि कर सकता है, परंतु धारा 82 के अंतर्गत उसके कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता। ओके, तीसरा है इसका, आपराधिक कार्य का जानबूझकर या स्वेच्छा से किया जाना। जानकारी अथवा स्वेच्छा भी अपराध के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, बशर्ते कि ऐसा सिद्ध किया जाना उस अपराध के लिए आवश्यक हो। इसका चौथा, आपराधिक कार्य का ध्येय, आशय या दुराशय से प्रेरित होकर किया जाना। किसी कार्य को अपराध ठहराने के लिए पहले तो मोटिव होना चाहिए, फिर इंटेंशन होना चाहिए, मेंसरिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ओके, ये तीनों ही अपराध मानसिक तत्व माने जाते हैं। साधारण शब्दों में ध्येय का अर्थ है लक्ष्य या उद्देश्य। लगभग सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई ध्येय होता है और लक्ष्य भी रहता है, अतः जब कोई कार्य किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है तब वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। किंतु ध्येय नैतिक और अनैतिक, विधेयक और अवैधानिक कैसा भी हो सकता है, तथा ध्येय मात्र से ही किसी कार्य को अपराध नहीं मान लिया जाता। यदि ध्येय को प्राप्त करने के लिए साधन गैर कानूनी है तो वह ध्येय अपराध की सीमा में आएगा, अन्यथा नहीं। आशय ध्येय का अलग कदम है। ध्येय को कार्य रूप में प्रेरित करना ही आशय माना जाता है। जहां दुश्मनी का बदला लेना ध्येय है अथवा मृत्यु करना आशय माना जाता है, तथा ध्येय अपराध का पहला तत्व है और आशय उसके बाद का। ध्येय समझ रहे हैं ना आप? ध्येय मीन्स मोटिव और आशय मीन्स इंटेंशन। ओके, तो परंतु कोई कार्य
तभी अपराध माना जाता है जब वह दुराशय से प्रेरित होकर किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं समझा देती हूँ। झाड़ी के पीछे किसी आदमी को जानवर समझकर शिकारी उस पर गोली चलाता है, ओके, और उसकी मृत्यु कर देता है। यह शिकारी आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा, क्योंकि उसने मन में कोई दुराशय नहीं था। परंतु भारतीय विधि में प्रत्येक ऐसे कार्य को अपराध माना जाता है जो विधि विरुद्ध हो, भले ही वह दुराशय से किया गया हो या नहीं। चलिए, अब मैं इसमें आपको क्लियरली समझाती हूँ, जो कि आपको स्टेजेस ऑफ क्राइम में समझाना है। ठीक है, पहला स्टेजेस ऑफ क्राइम का प्रत्येक अपराध को करने की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला है इसमें इंटेंशन टू कमिट क्राइम, अपराध करने का आशय। दूसरा है प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम, अपराध करने की तैयारी। तीसरा है अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, अपराध करने का प्रयास। चौथा है कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। अब देखिए इंटेंशन क्या होती है लॉ की लैंग्वेज में, वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। अपराध करने का आशय, ओके, कोई कार्य तभी दंडनीय होता है जबकि वह दुराशय मीन्स से प्रेरित होकर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए, और साथ ही ऐसा आशय किसी ब्रह्म कार्य यानी कि ओवर एक्ट द्वारा स्पष्ट हो, अन्यथा केवल आशय दंडनीय ना होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनी ने इस बात को एक बड़े ही अच्छे उदाहरण से स्पष्ट किया है। एक व्यक्ति क्लब स्टैंड से छाता चुराने के आशय से छाता उठाता है, किंतु जब उसे घर आकर देखता है तो वह छाता उसका अपना ही निकलता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता, हालांकि जब उसका इरादा छाता चुराने का ही था। कारण यह है कि वह चोरी करने का केवल एक आपराधिक विचार था, है ना, जो कार्य रूप में प्रेरित ना होकर कारण यानी कि ओवर एक्ट की श्रेणी में नहीं आता था। आशय जब तक कार्य रूप में प्रेरित नहीं होता दंडनीय नहीं होगा। अब इसमें एक है लॉर्ड फैंसफील्ड के अनुसार, ओके, देखिए उनके अनुसार जब तक किसी कार्य का आशय ही होता है तब तक वह कानूनी द्वारा दंडनीय नहीं है, परंतु जैसे ही कोई कार्य किया जाता है तब कानून किए गए कार्य का निर्णय ही नहीं करता, बल्कि उस आशय को भी देखता है जिसके वह किया गया है, तथा यदि वह अवैध तथा दोषपूर्ण आशय से किया गया हो तो वह कार्य आपराधिक दंडनीय होगा। अब इसका दूसरा बता देती हूँ, प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम। प्रिपरेशन कैसे, ठीक है, तैयारी में अपराध को करने के लिए साधन जुटाए जाते हैं। तैयारी की अवस्था में किए गए कार्य को संहिता में दंडनीय नहीं माना गया। तैयारी की अवस्था में जब मनुष्य आपराधिक कार्य करने की अवस्था में उस बिंदु पर पहुंचता है जब कार्य किया जाता है तो वह हो सकता है कि उसे पश्चाताप होने लगे और वह अपराध करने का विचार त्याग दे। विधि में पश्चाताप के अवसर को मान्यता दी गई है अतः विधि में तब तक यही माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक कार्य का प्रयत्न किया जब तक तैयारी की अवस्था पार ना कर दी गया हो। उदाहरण के लिए मैं समझाती हूँ। किसी व्यक्ति की हत्या करने की बात सोचता है, वह पिस्तौल खरीदता है, जहां हत्या करनी है वहां जाने के लिए रेलवे टिकट खरीदता है। यह सब करने के लिए जो कि उसने तैयारी की अवस्था पर नहीं आया अतः उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, तथा सामान्यतः किसी अपराध की तैयारी मात्र दंडनीय नहीं है, किंतु निम्नलिखित मामलों में की गई तैयारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। पहला है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध यानी कि वॉर करने के आशय से हथियार आदि इकट्ठा करना। धारा 122 में इसका पूरी डिटेल दी गई है। दूसरा,
भारतीय सरकार के साथ मैत्री संबंध यानी कि फ्रेंडली रिलेशन रखने वाली शक्ति के राज्य में लूटमार करना धारा 126 और डकैती डालने की तैयारी करना यानी कि धारा 399। ओके, ये सारी प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो ये क्राइम माना जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ क्राइम में मैंने जो डेफिनेशन बताई है उस डेफिनेशन में किसी भी रूप में नहीं माना जाएगा कि ये क्राइम था। ओके, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तीसरा है अपराध करने का प्रयत्न यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कार्य को जानबूझकर करना प्रयत्न कहलाता है जिसको पूर्ण करने में वह अपनी इच्छा से स्वतंत्र होने वाली परिस्थितियों के कारण असफलता रहता है। ठीक है, असफल रहता है। स्टेफन के अनुसार किसी अपराध को करने के लिए प्रयत्न का पर्याप्त उस दुराशय के अपराध पर किए गए कार्य से है जो कार्य की श्रृंखला यानी कि चेन से संबंधित है। यदि संक्षेप ना किया जाए तो वास्तविक अपराध यानी कि एक्चुअल क्राइम गठित हो जाता। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ। फसल के ढेर में आग लगाने के इरादे से खलिहान में रखी फसल के ढेर के पास बैठ जाता है, एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाने लगता है और माचिस को बुझा देता है। प्रस्तुत मामले में माचिस जलाने का प्रत्यक्ष दृश्य कार्य तैयारी को प्रयास में बदल देता है, अतः अ ने फसल के ढेर में आग लगाने के प्रयास का अपराध किया। अग्रलिखित मामले में अपराध करने का प्रयत्न मात्र भी अपराध है। ओके, जिसका पहला मैं बताती हूँ। ये मैं 4 ऐसी सेक्शन बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है हत्या यानी कि मर्डर करने का प्रयत्न, धारा 307। दूसरा है आपराधिक मानववध यानी कि होमोसाइड करने का प्रयत्न, धारा 308। आत्महत्या करने का प्रयत्न, धारा 309। लूट यानी कि रॉबरी करने का प्रयत्न, धारा 393। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 511 अपराध करने के प्रयत्न को एक दंडनीय अपराध घोषित करती है। इस धारा का कहना है कि जो कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए संहिता में आजीवन कारावास या कारावास से दंड किए जाने का प्रावधान है अथवा ऐसे अपराध को दिए जाने का आधार बनता है। ऐसे प्रयत्न में अपराध किए जाने से संबंधित कोई कार्य करता है वह अपराध करने की कोशिश का अपराधी माना जाएगा। ओके, अब देखिए अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम और ये जो 4 मैंने आपको बताए स्टेजेस, और चारों स्टेजेस का अलग अलग मतलब था। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका धारा 511 विस्तार में हम समझते हैं थोड़ा। उपरोक्त परिभाषा में स्पष्ट है कि धारा 511 निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होती, जिसका पहला है ऐसे अपराध जो भारतीय दंड संहिता द्वारा अपराध घोषित ना हो। दूसरा, ऐसे अपराध जो मृत्यु दंड या केवल जुर्माने से दंडनीय हो। तीसरा, ऐसे अपराध जिनके प्रयासों के लिए संहिता में पृथक प्रावधान हो। चौथा, ऐसे अपराध जो पूर्ण हो चुके हो। उदाहरण के लिए मैं समझा देती हूँ कि एग्जाम्पल समझिए। क और ख की जेब में हाथ डालकर जेब से धन चुराने का प्रयास करता है, किंतु जेब खाली होने के कारण उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर क धारा 511 के अधीन चोरी करने के प्रयास का दोषी है। श्रेष्ठता के गठन के लिए यह आवश्यक है कि what is essential to continue attempt। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। दंड विधि का सामान्य सिद्धांत यह है कि जब तक अपराध आशय तथा तैयारी की स्थिति में रहता है तब तक उसे अपराध नहीं माना जाता। अपराध पूर्ण तभी होता है जब आशय तथा तैयारी के साथ अपराध करने का वास्तविक प्रयास करता है या किया जाता है। अतः विधि
वेताओं का मत है कि किसी अपराध को पूर्ण करने के लिए आशा, तैयारी तथा प्रयास तीनों का संयुक्त रूप से विद्वान होना अनिवार्य है। अतः कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने के प्रयास का अपराध उस समय करता है जब उस अपराध विशेष को करने के लिए वह आशय संजोता है और जब वह तैयारियां पूरी करके उस अपराध विशेष को करने के आशय से उसे करने की दिशा में कदम उठाता है। ओके, अब अपराध की पूर्णता, कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, लास्ट है इसका, सुनिए। अपराध की पूर्णता अपराध की चौथी व अंतिम अवस्था है। किसी अपराध के पूर्ण होने पर ही अपराधी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्धारित दंड दिया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, जो कुछ भी इसमें बताया, काफी सारे टॉपिक मैंने बताया, क्वेश्चंस आपको बताया, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कुछ भी तोड़ मरोड़ के पूछ लेते हैं। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ना, ये टॉपिक कहीं से भी पूछ लिया जाता है। स्टेजेस ऑफ क्राइम तो बहुत नॉर्मल है, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम भी बहुत नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ये तो पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं भी लगती तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।